शक्ल देखते हैं ना लोगों को चैलेंज करने की सोच आती है। ये फोन काय को बीच में पड़ रहा है। MOT is the another approach for explaining the bonding between atoms और इसकी अहम बात है when two atomic orbitals of same energy overlap, they form two molecular orbitals. सबसे पहला और मेन आइडिया, जैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के लिए बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, इनका ख्याल है एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं. The logic behind this is we considered electron as a wave. ये इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं बल्कि वेव के तौर पर ट्रीट करते हैं. When two waves approaches to each other, the process is called, their superposition is called interference. तो अगर दो वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर होती हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर दोनों इस तरह इंटरफेयर हो कि दोनों का ट्रफ और दोनों का क्रस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप हो, तो वेव एक दूसरे में एडअप होकर डबल वेव बन जाए. और अगर दोनों इस तरह से इंटरफेयर हो कि एक का ट्रफ एक का क्रस्ट आएगा तो फिर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो हमारा मानना ये था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अब दो नए रीजन बन जाते हैं. उनमें से एक रीजन कहिए सेटिंग ऐसी है कि अगर उस रीजन में इलेक्ट्रॉन गए तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे. नतीजे में इलेक्ट्रॉन वेव डबल होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने का. और एक रीजन वो होगा जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसकी सेटिंग ऐसी है कि वहां मौजूद वेव्स एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिव डिस्कलेशन करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे. किसी को याद है इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है यार. उसकी कंडीशन होती थी कि अगर दो वेव्स इस तरह आपस में मिले कि उनका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी. और अगर हाफ ऑफ दी वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर वेवलेंथ तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. इट मींस ये बात कि वो कौन सी इंटरफेरेंस करेंगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पर मिलेंगी. क्योंकि अगर वो एक ऐसे पॉइंट पर एक दूसरे से टकराएं जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही हो कि देयर पाथ डिफरेंस इज एग्जैक्टली द वेवलेंथ और द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, तो कंस्ट्रक्टिव होगा. और अगर ऐसी जगह मिलेंगी जहां ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो डिस्ट्रक्टिव. इसका मतलब है कौन सा इंटरफेरेंस होगा ये जगह पे डिपेंड करता है, द पॉइंट वेयर दे मीट्स टुगेदर. तो इन्होंने कहा एटम के आसपास दो ऐसी जगह बनेंगी, एक जिसमें कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पूरी हो रही होगी और जिसमें डिस्ट्रक्टिव की. तो जिसमें डिस्ट्रक्टिव की हो रही होगी उसको हमने कहा एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को मिलने नहीं दे रहा है. और जो कंस्ट्रक्टिव है जहां इलेक्ट्रॉन वेव डबल हो जाएगी उसको कह रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इसलिए पहला पॉइंट तो हो गया कि दो बनेंगे. दूसरे में कहा वन विथ लोअर एनर्जी देन atomic orbitals from which it is formed, and other with high energy than atomic orbit.
तो अब खास बात ये है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा वो एनर्जी के लिहाज से कम होगा, जो डिस्ट्रक्टिव से बनेगा वो एनर्जी के लिहाज से ज्यादा होगा। तो अब ये बात हम यहाँ मेंशन करें, लो एनर्जी molecular orbital is called bonding molecular orbital. High energy molecular orbital is called anti-bonding molecular orbital. और लिखते बॉन्डिंग वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना और एंटी बॉन्डिंग वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Bonding pair contains two electrons with opposite spin। और आखिरी बार इलेक्ट्रॉन fills molecular orbitals according to above principle and control। तो अब इन्होंने कह दिया बाकी दोनों बातें वही, जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे उनकी स्पिन अपोजिट होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन उसी लॉजिक से भरेगा जिस लॉजिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एटम की लिखते थे, दैट इज फॉलोइंग अबव प्रिंसिपल एंड होम्स लॉ। मुख्तसर बात, अबव प्रिंसिपल कहता है जिसकी एनर्जी कम होगी उसे पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे बाद में भरेंगे। और होम्स रूल कहता है अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी के आ गए तो आप पेयर तब बनाएंगे जब सब में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये दो बातें हम ध्यान रखेंगे। अब असल बात करते हैं, ये तो थ्योरी के पॉइंट चलो ध्यान में आ गए। अब हमारे पास पता चल गई कि एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटम का ऑर्बिटल है, एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग को फेवर करता है और एंटी बॉन्डिंग वाले में नहीं करता। तो ये दो बातें हमें हो गई। तो याद रखने वाली की बात ये है कि जो बॉन्डिंग वाला है उसकी एनर्जी कम है और एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा है। अब जो असल चीज है वो ये है कि हमने इस थ्योरी को चंद सिंपल मॉलिक्यूल्स पर इस्तेमाल करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या लॉजिक है बॉन्ड क्यों बना। जो उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू में आपको दी थी, इट वॉज नॉट ए साइंटिफिक मॉडल। ये कह देना कि एटम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं, ये एक तरह से हमारी अंदाजा था ये देखते हुए कि सब बॉन्ड बनाते हैं, नोबेल गैस नहीं बनाती। तो नोबेल गैसेस भी बनाती हैं। अब सिर्फ हीलियम रह गई जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, बाकी तो सब बना लेते हैं। तो अब वाली तो लॉजिक ही गलत हो गई कि नोबेल गैस बनने का कोई खास मकसद है। तो अब हमने कहा एवरीथिंग कुड बी एक्सप्लेन विद दीज प्रिंसिपल्स। ये बड़े अहम प्रिंसिपल है। तो हम साबित करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता क्यों है और हीलियम बॉन्ड क्यों नहीं बनाता ऑन द बेसिस ऑफ आवर। कैसे, अब ये समझ लीजिए। हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एमओटी डायग्राम कहलाती है ये, जिसमें हम एमओटी की मदद से मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग, डॉट क्रॉस मॉडल नहीं होता, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था, अब यहाँ दूसरा हिसाब है। हम कहते हैं जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनकी एनर्जी लाइन ड्रॉ कीजिए। एनर्जी लाइन का मतलब है लोअर से हायर। तो हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी लाइन फॉर वन हाइड्रोजन एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी लाइन फॉर सेकेंड हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे
एनर्जी बढ़ती जाएगी। सब तो ग्राफ बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। तो अब 1s की कुछ तो एनर्जी होती होगी ना। हमने अपने तौर पर कंसीडर कर लिया यहाँ पर, ये है 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 1s1 फॉर दिस हाइड्रोजन। तो अब कॉमन सेंस कहेगी कि अगर इस हाइड्रोजन के 1s1 को एनर्जी के लिहाज से यहाँ रखा है, तो इस हाइड्रोजन के 1s1 को कहाँ रखेंगे? एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। नहीं, मुंह लेकर आए और नहीं बोले। अब आई असल कहानी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि जब ये दोनों के ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये पेयर। हमने ऑब्जेक्शन किया। हमने कहा क्यों बनाएंगे इनका पेयर बनाना। अच्छा, और पेयर बनाने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन देयर आइडेंटिटी। एमओटी का एतराज था, दिस इज अगेंस्ट। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है अब आपके पास दो ऑर्बिटल हैं और दोनों की एनर्जी बराबर है। तो हुड्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए? दोनों में अकेले अकेले रहना चाहिए, पेयर नहीं बनाना चाहिए। उनका पेयर बनने का मतलब है एक ऑर्बिटल में पेयर बन गया और एक खाली है। इसी अगेंस्ट हुड्स रूल। उसने कहा तो बॉन्डिंग हो नहीं सकती है। या तो फिर कहते हैं हुड्स रूल गलत है। अगर नहीं, वो हुड्स रूल एक एटम के लिए होता है, मगर नहीं ऐसे नहीं होते, ये रूल जैसे नहीं होते, ये हर सिस्टम के लिए होते हैं। तो सिस्टम के रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक पेयर नहीं बनाएगा जब तक सेम एनर्जी रखने वाले तमाम ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन ना हो। तो पहले से ही है, तो स्टेबल सिचुएशन रेदर देन फॉर्मिंग अ पेयर। तो अब एमओडी वाले ने अपना पत्ता फेंका, उनका हम तो आपसे कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल फिनिश। जैसे ही ये दोनों करीब आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल फिनिश। इलेक्ट्रॉन्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दो रीजन बनाते हैं। एक की एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज्यादा होती है। यानी अब एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म, जैसे ये दोनों करीब आए, अब जो दो ऑर्बिटल बने हैं उनमें से एक लोअर एनर्जी का है, एक हायर, ये लिखा है ना। वन with lower energy than atomic orbitals from which it is formed। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से आपने इसे बनाया है उसके मुकाबले में उसकी एनर्जी कम है, और दूसरे की एनर्जी उसके मुकाबले में ज्यादा है। अब मेरे पास दो ऑर्बिटल हैं, जैसे ही दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आए, अब मेरे पास दो ऑर्बिटल हैं, एक की एनर्जी कम है और एक की एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन किस रूल के तहत फिलअप किए जाएंगे? अफबाउ प्रिंसिपल के तहत। और अफबाउ प्रिंसिपल कहता है लोअर पहले भरो फिर हायर में जाना। तो लोअर भरते हैं, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? दो। अब देखिए भरा दिया क्या। अब लॉजिक भी मिल गई, बॉन्ड बनते ही एनर्जी इवॉल्व होती है। क्यों एनर्जी इवॉल्व होती है? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में गए हैं जिसकी एनर्जी रिलेटिवली कम है। हम पूरा डायग्राम का उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको डायग्राम थोड़ी बनाना होगा, अगर सवाल आएगा तो डायग्राम गिवन होगा ऐसे। तो अब इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर 1s ऑर्बिटल, और इसको कहेंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, तो ऐसे स्टार बनाते हैं क्योंकि दोनों 1s ऑर्बिटल के मिलने से बना है, तो नाम 1s ही है। और चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए जब सिग्मा है बॉन्डिंग को सिर्फ सिग्मा 1s कहेंगे। एंटी बॉन्डिंग में हम सिग्मा 1s के ऊपर स्टार करेंगे। ये तो एक बात हो गई। अब एक और बात इस डायग्राम की, जो कि डायग्राम अब एमसीक्यू के हिसाब से ये वक्त से पूछी जा सकती है। यानी उस सूरत में ये होगा कि ये डायग्राम आपका रफ वर्क होगा, ताकि आप इस बात तक पहुंचे जो हम बता रहे हैं। वो क्या है? हाउ कैन आई प्रिडिक्ट कि हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड है? इस बात को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। और इसका फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय। तो अब आप डायग्राम इसलिए हमारे काम आएगी कि इससे हमें ये पता चलेगा कि इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। तो बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में
एक भी नहीं है। तो इसलिए जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हम कहेंगे 2 - 0 / 2। तो ये आंसर आएगा 1। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल। अब हमें ये बताना है, अच्छा ऐसा है तो बताइए हीलियम आपस में बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, तो वो भी देख लेते हैं। अब अगर हम ये सजेस्ट करें कि एक हीलियम का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, एमओडी हमें बताएगी हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर रहना है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, और अगर नहीं हो सकता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक, अब असल में इस एग्जाम्पल का एक और मकसद ये है कि आप हमारी लॉजिक को समझें, क्योंकि जो हम रूल बना रहे हैं एमओटी बनाने के लिए वो हर मॉलिक्यूल को देखकर नया थोड़ी बनेगा, वो एक ही सबके लिए होगा। तो अब हमने क्या तय किया, हीलियम मॉलिक्यूल में भी दो हीलियम के एटम्स की एनर्जी लाइन बनाइए। अब हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। अगर हीलियम का एक एटम 1s ऑर्बिटल यहाँ रखता है तो दूसरा बिल्कुल इसके सामने। अब उसी लॉजिक के तहत आप कहेंगे कि एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, एक हाई एनर्जी एक लो एनर्जी। अच्छा इसमें कहानी ये होती है, जितनी इसकी एनर्जी कम होगी उतनी ही इसकी एनर्जी ज्यादा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक दो इसमें भरे और फिर दो हायर एनर्जी में भरे। हायर एनर्जी इज एंटी बॉन्डिंग σ1s, और ये σ1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब अगर हम आपसे कहें आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो आपको दिख रहा है इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन। 0.2 इज इक्वल्स टू 0। देयर शुड बी नो बॉन्ड बिटवीन them। अब वो आखिरी बात जिसका जवाब हमें यहाँ चाहिए वो है, हमने आपसे कहा था O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। O2 के मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम MOT की लॉजिक से ऑक्सीजन का मॉड डायग्राम बनाएं तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, और हम ये प्रूफ करेंगे कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा अब मामला ये है, टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 लास्ट प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अब वैसे तो जब हम एमओटी करते हैं, एमओटी वालों का पहला पॉइंट ही बीबीटी को चैलेंज करता है। बीबीटी वाले कहते थे वैलेंस शेल में सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं जो अनपेयर्ड है। एमओटी कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, यानी सभी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं बॉन्डिंग एक्सिस। हाँ, जो ऑर्बिट फुल भर जाते हैं जब आप उनकी डायग्राम बनाएंगे तो उनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे, इसलिए उनको बनाने या ना बनाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये उसका सब हाँ है, हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट पूरा भर गया तो आप देखें उसके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए जब हम ऑक्सीजन की मॉड डायग्राम बनाएंगे तो हम इसके फर्स्ट ऑर्बिट वाले 1s को बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आएगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन से कोई हमें फायदा नहीं होगा। इसलिए हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी के डायग्राम पे लंबा हो जाए, हम बनाते हैं लास्ट ऑर्बिट वाला। लास्ट ऑर्बिट में कौन है, 2s और 2p। तो देखिए s तो समझ में आ गया, एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग। p में तो तीन इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है तीन बॉन्डिंग होंगे तीन एंटी बॉन्डिंग होंगे, लेकिन असल होना क्या है,
तीन सिग्मा तो नहीं हो सकते, सिग्मा तो एक ही होता है। तो इस बात को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे आगे देखते हैं। अब हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में दोनों एटम्स की एनर्जी लाइन बनाई, स्किप द फर्नेस, हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिट फोकस कर रहे हैं। तो हमने कहा मानिए यहां पर है 2s, 2s2 इस ऑक्सीजन का है, और यहां पर है 2p4। 2p4 का मतलब है तीन ऑर्बिटल है, px py pz, और हुक्स रूल के मुताबिक पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, और चूंकि चार है तो एक में पेयर हो। ये एक ऑक्सीजन का है, तो फिर दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही होगा। तो जहां आपने 2s बनाया है उसके बिल्कुल सामने इस ऑक्सीजन का भी 2s बना दें, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर p के बिल्कुल सामने इसका p बना दें, 2p। ठीक हो गया। अब हम बताना चाहते हैं जब 2s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल के सामने आया, दो ऑर्बिटल हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए, बिल्कुल उसी तरह एक बना बॉन्डिंग, एक बना एंटी। ऐसे कर देना है क्या? ये बॉन्डिंग 2s, ये है इसका नाम सिग्मा बॉन्डिंग 2s, इसका नाम एंटी सिग्मा बॉन्डिंग 2s। ठीक है, अभी सिर्फ खाली जगह बना। असल अब कहानी यहाँ है, पी में टोटल तीन तीन ऑर्बिटल हैं, तीन बॉन्डिंग बन रहे हैं, तीन एंटीबॉन्ड। लेकिन हमने ही आपसे कहा कि अगर पी के तीन ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उनमें से कोई एक सिग्मा बनाएगा, तो बाकी दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से पाई बनाएंगे। अब सिग्मा ज्यादा स्टेबल है, पाई कम स्टेबल है। इसका मतलब है जब इसके तीन ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाले तीन बनाएंगे तो जो सिग्मा में इन्वॉल्व होगा उसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी, और जो पाई में इन्वॉल्व होगा वो उसकी रिलेटिवली एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं यूं बनाऊंगा, एक ऑर्बिटल जरा नीचे और दो ऑर्बिटल उसके मुकाबले में थोड़ा सा। अब बॉन्डिंग है इसलिए दोनों की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से तो कम ही होगी, लेकिन पाई में कमी थोड़ी कम है क्योंकि वो इतना स्टेबल नहीं होगा, सिग्मा मिलता है। तो इसका नाम होगा सिग्मा 2p(x), और इनका नाम होगा पाई 2p(y) और पाई 2p(z). अब अगर ये बॉन्डिंग में बने हैं तो इसका ही अपोजिट एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। वो जो सिग्मा वाला है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल था, इसलिए उसका एंटी बॉन्डिंग भी ज्यादा अनस्टेबल होगा, बहुत ऊपर जाएगा। और पाई वाले बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा कम नीचे गए थे, एंटी बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा कम ऊपर था, ये होगा। इसका नाम होगा एंटी पाई 2p(y) स्टार करके बना। इसका नाम होगा एंटी पाई 2p(z), और इसका नाम होगा सिग्मा 2p(x) एंटी। अब याद है आपको अफवाह प्रिंसिपल? उसमें 1s 2s कैसी सीक्वेंस याद की थी? तो अब इधर की सीक्वेंस क्या बन गई, यहाँ डायग्राम से आ जाती है। यहाँ अगर आपसे कोई कहे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें। अब ये चूंकि दो है एक जैसे, तो यहाँ भरने का तरीका होगा हुनसूल, पहले दोनों में एक एक, फिर पेयर, फिर इसमें जाएगा इसी तरह, पहले दोनों में एक एक, फिर पेयर, और फिर इसमें जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमें पी की मिल गई। अब आप सोच सकते हैं अगर इसमें डी भी आ जाता तो हमारे तो काम हो जाता, कुछ भी नहीं आता। बल्कि पी भी इसके अलावा कोई एग्जाम्पल हम नहीं देते, सिर्फ एक एग्जाम्पल, क्योंकि वो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर समझा रहा है। अब आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो और चार छः, दो और चार छः, टोटल है 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू कीजिए। दो इलेक्ट्रॉन 2s में आए, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग 2s में आए, चार हो गए। कितने रह गए? 8। 8।
दो इलेक्ट्रॉन 2p में आए बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन पहले दोनों ने एक एक किया, फिर दोनों ने पेयर बनाया, टोटल 6 और आ गए, टोटल हो गए 10। अब रह गए सिर्फ 2। अब बारी किसकी है? इन दोनों की। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि हम होम रूल फॉलो करें, और हमारा इलेक्ट्रॉन खत्म, 12 हो गए। अब आप देख लीजिए हिसाब, क्या आपके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो गए हैं वो पेयर्ड है? नहीं। एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक नहीं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड ड्यू टू दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी पैरामैग्नेटिक एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। तो अब दो काम डायग्राम के साथ करने हैं। एक तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital divided by 2। तो आप गिनिए कितने बॉन्डिंग में हैं और कितने एंटी बॉन्डिंग में हैं। बॉन्डिंग में 8 है, ये 2 और ये 6। एंटी बॉन्डिंग में ये 2 है और ये 2 है, 4 है। तो इसका मतलब 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 इज इक्वल टू, दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल होता है। और आप ये बात कह सकते हैं, सिंस टू अनपेयर्ड electrons are present in O2 molecule, one in Nt5 and one in Nt5. It is paramagnetic unit. The second part of the chapter is shapes of molecules. अब ये थी बॉन्डिंग, दोनों थ्योरीज का कंसर्न सिर्फ इतना था कि बॉन्ड क्यों बनता है, इसकी थ्योरेटिकल लॉजिक, और दो एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड बनते हैं, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में कहाँ और कैसे होते हैं, यहाँ तक कहानी थी। ठीक है ना। अब जो हमारा चैलेंज है नेक्स्ट, वो है कि जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, खास तौर पर पॉली एटॉमिक, जिन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ दो एटम है, उनका तो शेप लीनियर है, दो नुक्ते जब भी मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसलिए उनका तो शेप नहीं है। समझे, शेप की कहानी कहाँ वहां आती है जहां मॉलिक्यूल में कम से कम 3 एटम। अगर 3 एटम होंगे तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। वो तीनों एटम स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसे, वो तीनों एटम ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए, वो तीनों एटम
ट्राइंगल बना ले, देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो अब दो क्वेश्चंस हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में शेप क्या होता है, पहला क्वेश्चन है क्या, ये या कोई और दूसरा क्वेश्चन क्यों। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है और तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्यों है, वो क्यों नहीं टेढ़े हुए। तो इट मीन्स यहाँ अब हमें मॉलिक्यूल के शेप क्या है और वो वैसे जैसे भी है वैसे क्यों है, उसकी एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देनी है। तो अगेन इस काम में भी हमारे पास दो मशहूर थ्योरी या मॉडल्स हैं, एक कहलाता है हाइबर्ट ऑर्बिटल मॉडल which is based on hybridization HOM and relatively more effective। दूसरा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मॉडल BSEPR इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। इज इक्वली इफेक्टिव, इसमें कोई डिग्रेडेशन वो नहीं है बीबीटी वाली, दोनों थ्योरीज अपनी जगह बेहतरीन है। उसको हम ज्यादा इफेक्टिव इस सेंस में कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से जब हम मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें सिर्फ मॉलिक्यूल के शेप नहीं बल्कि उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज का भी एक्सपोजर हो जाता है जो फिर उसकी और केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज समझाने में हमारी हेल्प करती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ शेप बताती है। अब उस शेप की इसकी लॉजिक से हम कोई और फायदा इतना नहीं उठा पाते, तो ये सिर्फ शेप का है। इसलिए वीपी अगर मुझसे आप मुझे कोई मॉलिक्यूल दे दें और कहें सर इसका शेप प्रिडिक्ट कीजिए, तो मैं इस थ्योरी को प्रेफर करूंगा, मैं उसे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी की लॉजिक इंतहाई सिंपल है, जिन लोगों को प्रैक्टिस हो जाए वो सिर्फ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखकर बता देंगे शेप क्या है। इसकी थोड़ी सी डिटेल मांगती है तो फायदे भी ज्यादा देती है। तो जब हमें कॉम्प्रिहेंसिव काम चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि हम चाहते हैं मॉलिक्यूल की बाकी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लोर हो, तो ये इस्तेमाल करते हैं। जब हमें सिर्फ शॉर्टकट से चाहिए शेप, तो फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो हमें दोनों सीखनी है। अच्छा, पहला काम हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं। लफ्ज हाइब्रिडाइजेशन अब तो इन हो गया है काफी, तो आप यूज करते हैं ना ये ना, हाइब्रिड गाड़ी, क्या मतलब होता है उसका? तो क्या मतलब, जो गाड़ी के बाहर लिखा हुआ हाइब्रिड, तो उससे क्या मतलब है? स्विच कर सकती है, अगर वो स्विच नहीं करे तो फिर वो हाइब्रिड नहीं होगी। नहीं तो दोनों चीजें हो, बेशक स्विच सिस्टम खराब हो जाए तो मैं हाइब्रिड हटा दूंगा। तो फायदे नुकसान की बात नहीं हो रही, हाइब्रिड तो कहलाएगी ना। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, जैसे अब हम क्लासेस लेते हैं, ये फिजिकल क्लास है, यहाँ साथ में ऑनलाइन भी चल रहा है, पता नहीं कोई है या नहीं है भाई, नहीं भाई, इतनी वस्तुओं में चला देते हैं लोग, सब खुश हो जाते हैं शक्ल देख देख के, एक भी बंदा नहीं होता उसमें। तो अगर तो पता नहीं, वो ऐसी बातें सुन सुन के घर में दिल में ला रहा हूँ, पता चल जाएगा उसको, क्योंकि ये जो घर में गिलास लगा होता है ना, स्टोरेज नहीं नहीं, कैमरा देखता है बेटा, ये मेरी कमरे में लगा हुआ है। हाँ हमें बता, हम औरों को धमकियां देते हैं, हमें धमकी दे रहा है। हम लोग कहते हैं कैमरा माइक भी है, आवाज भी जाती है, ये भी नहीं पता होगा तो। हाँ नहीं जा रहा, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ के कैमरा में आवाज जाती है, वहाँ के कैमरा में जाती है। अबे यार हम ही ना बता भाई, हमने ही सारे दिन बैठ के रिकॉर्ड किया, हम ही खाएंगे। हाँ मैं ऐसे तो अपनी वीडियो देख के डिलीट मार दिया भाई, क्या कर रहा। हाइब्रिड का मतलब है मिक्सिंग, जहाँ दो चीजें एक साथ चले। तो अगर फिजिकल क्लास और ऑनलाइन क्लास एक साथ चल रही है तो हम उसे कहते हैं हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड क्लास। ये जो बच्चे फिजिकल बैठे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो भी उसी जगह से पढ़ रहे हैं, तो हाइब्रिड इज मिक्सिंग। तो गाड़ी का इंजन कंबस्टाइल है, पेट्रोल से या डीजल से चल रहा है, हमने उसे बिजली से चलाने का हिसाब किया। अगर फर्स्ट करें सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन है, इलेक्ट्रिक कार है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार है। सिर्फ कंबस्टन इंजन है तो सिर्फ कंबस्टन इंजन है।
अब आपने ट्रिगर कर दिया कि उसमें एक कन्वर्टर लगा दिया कि वो गाड़ी अपने आप को ऑटोमेटिकली एक से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लेती है, इसका मतलब है वो दो सिस्टम्स का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन है, तो वो हाइब्रिड सिस्टम हो गया। तो लफ्ज हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर मिक्सिंग। अब हमने यहाँ जो आइडिया दिया वो ये देखते हुए दिया कि वीबीटी का ये कॉन्सेप्ट के एटॉमिक ऑर्बिटल शुड रिटेन आफ्टर द बॉन्डिंग साउंड्स वेरी सिंपल बट नॉट इफेक्टिव। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट के ऑर्बिटल डू चेंज देयर शेप व्हेन दे इंटरैक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट वेरी डिफिकल्ट। आपको अंदाजा नहीं है, तो हमने बहुत ही मीठा मीठा आप तक पहुंचा दिया है। इसके दो एस्पेक्ट और होते थे, एक तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती थी, वो भी कुछ नहीं है, फिर उससे बढ़कर है इनकी वेव इक्वेशंस, यानी जिसमें हम बाकायदा मैथमेटिकली इंटरफेरेंस की इक्वेशंस बनाते हैं। वो चूंकि अभी आपने सिरे से फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा, फिजिक्स में भी इंटरफेरेंस पढ़ा है तो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है, उसकी मैथमेटिकल अप्रोच नहीं पढ़ी। वजह उसकी सिंपल है कि जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, उसमें खासतौर पे साइन वाला वो कहलाता है साइनोसाइडल, और वेव भी उसी फंक्शन को मानती है। जो चीज अपने दिमाग में घुसाने की जरूरत है ना वो ये कि ट्रिग्नोमेट्री इज एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स। वो एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स इसलिए चाहिए कि हमने कहा लाइफ में कहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा बिहेवियर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, 6 के 6, जिनमें खास कैरेक्टर है, कोई 0 पे मैक्सिमम है, कोई 190 पे मैक्सिमम है। तो ये जो एक एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, हम अपने लाइफ में ढूंढते हैं कौन इसको मैच करता है, तो पता चला वो जो वेव्स हैं वो इसको मैच करती हैं। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन ही वहां आता है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक इक्वेशन बनती है जो वेव को डिस्क्राइब करती है, वो इंटर में हम पढ़ाते भी नहीं है। अब वो वेव इक्वेशन फिर उसको मिलाएं, ऐड करें, कंस्ट्रक्टिव के लिए अलग बनती है, डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग बनती है। तो वो जो कहानी बनती है वो यूनिवर्सिटी के पहले साल ही आपको बहुत धमाका होगा, सारे इंजीनियरिंग वाले हैं ना, तो बगैर फिजिक्स तो चलेंगे नहीं। तो उसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, यानी हम ये सबकी इक्वेशन बना बना कर बताते हैं कौन क्या है, फिर उसके ग्राफ बनाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप्स बनाए जाते हैं। तो कहानी बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, हम उससे बचाना चाहते हैं। तो हार्वर्ड वालों ने दरमियान का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा आधा वीपीटी आधा एमओटी। यानी वो ये कहते हैं कि जब दो एटॉमिक और जब कोई एटम बॉन्ड बनाने जाता है और दूसरे एटम उसे अप्रोच करते हैं और दोनों को एक दूसरे से रिपेल करना पड़ता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने शेप चेंज करते हैं। यहां तक तो बात उन्होंने एमओटी की ले ली, लेकिन रहते एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। यानी कहानी यहां से खराब की उन्होंने कि एटॉमिक ऑर्बिटल ही होंगे बट नाउ विद डिफरेंट शेप्स। तो आधी बात इधर ले ली, आधी बात उधर ले ली, है ये अजम्पशन। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती है, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ऐसी कोई चीज नहीं। चूंकि इस कॉन्सेप्ट से जो रिजल्ट निकलते हैं वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को कंप्लीटली मैच करते हैं, इसलिए हम इसे फॉलो कर रहे हैं। तो लफ्ज हाइब्रिडाइजेशन में खास बात क्या है, डेफिनेशन के रट्टे तो मारने नहीं है। तो जो चीजें ख्याल रखने वाली है वो क्या है, इसको हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये है जैसे हमने कहा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब कौन से ऑर्बिटल्स? ऑफ डिफरेंट shapes and energy। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके शेप और एनर्जी सेम ना हो, टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स with same shape and energy is called hybridization। यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनके शेप और एनर्जी सेम ना हो वो मिलें, और ऐसे ऑर्बिटल बनाने जिनके शेप और एनर्जी सेम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेम करना। ये वो चीज है जिसका ख्याल एमओटी ने भी रखा कि जब उन्होंने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तादाद पे फर्क नहीं आना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी एक एटम होल्ड कर सकता है वो वही रहेगी। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं कि जब
एटॉमिक ऑर्बिटल एक दो एटम्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके दरमियान रिपल्जन होती है, तो उससे उनके शेप को चेंज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिएंटेशन अपनी जगह को बदलेगा, नई जगह पे जाएगा, नए शेप को हासिल करेगा ताकि उस रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। तो दैट इज द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बट रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल न्यूक्लियस। तो अब इस रूल के तहत हमें चूंकि सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना है, डी को नहीं करना है, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल मिक्सिंग कॉम्बिनेशन बनते हैं वो टोटल 3 बनते हैं। अगर एक एस और 3 पी, टोटल ऑर्बिटल होते कितने हैं? 4। डी को हम ला नहीं रहे, हर एटम में पी ऑर्बिटल 3 ही होते हैं, ना 3 से कम होते हैं ना 3 से ज्यादा होते हैं। तो अगर 1s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करे तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब कितने ऑर्बिटल बनने चाहिए? ऐसी बात है, जब आपने टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिलाए हैं तो 4 ही नए बनेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे 4, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब इस टाइप की दो बातें हुई, एक तो जब 1s और 3 p ऑर्बिटल मिले तो ये टाइप कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 4 ही नए बनेंगे और चारों का नाम होगा sp3 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 sp3। अब हमारा कहना ये है कि हर ऑर्बिटल को बनाने में 3 p और एक s का कंट्रीब्यूशन है, तो परसेंटेज वाइज हर ऑर्बिटल में 75% p और 25% s कैरेक्टर है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एक खूबी क्या हो गई? 25% s एंड 75% p कैरेक्टर। ये हो गई 3 बातें। अब हमने कहा अगर एक एटम में 4 ऐसे ऑर्बिटल बन जाए जिन सब की एनर्जी और शेप सेम हो, तो इसका मतलब है ऑर्बिटल तो जगह को कहते हैं ना, उसकी काहे की एनर्जी आ गई? ऑर्बिटल की एनर्जी से मुराद है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो उसमें रहेगा। तो अब अगर चारों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब सबकी एनर्जी एक जैसी है तो सब एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे, और जब सब एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे तो दे मस्ट अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेस विद अ ज्योमेट्री वेयर देयर एंगल्स एंड डिस्टेंस आर सेम। तो आप तो मैथ्स वाले हैं, समझते हैं बात को। प्लेन जो है उसमें टोटल एंगल 360 होता है। अगर उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 90 90 90 के 4 हिस्से बनेंगे, जो आप अपने ग्राफ के लिए 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर एक सेंटर के साथ आप 4 ऐसी चीजें जोड़ें जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रखनी है, तो वो एंगल बनता है 109.5, और उस शक्ल को हम कहते हैं टेट्राहीड्रल। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस टेट्राहीड्रल शेप में आ रहा है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि उसके चारों ऑर्बिटल एनर्जी के लिहाज से सेम है। तो अब ये अगली बात यहाँ आ गई कि अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो वो टेट्राहीड्रल शेप में होगा और उसमें एंगल होगा 109.5। अगर ऐसा हो कि 1s और 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करें, ऑब्वियसली हर एटम में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 क्यों करेंगे? तीसरा क्या कर रहा होगा तो हम बताएंगे कि आखिर वो क्या सिचुएशन हो जिसमें कोई पी ऑर्बिटल है मगर हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा है, वो बात की बात। अगर ऐसा हो जाए तो हम इस हाइब्रिडाइजेशन को कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और चूंकि 3 ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं इसलिए 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों कहलाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब अगर 3 ऑर्बिटल इस तरह बन रहे हैं कि एक s और 2 p का हिस्सा है, तो s का हिस्सा 33.3 हो जाएगा,
और पी का हिस्सा 66.67 हो जाएगा। तो इसमें 33.33% एस और 66.67% पी कैरेक्टर है। अब चूंकि ये इसमें एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है पी एक्स और पी वाई है, तो पी जेड नहीं है, तो ये 3 डायमेंशनल नहीं था, ये 2 डायमेंशनल था। जब ये 2 डायमेंशनल हुआ तो टोटल एंगल 360 होता है, उसके 3 इक्वल हिस्से करेंगे तो 120 120 120। तो वो जो शेप कहलाता है वो है प्लेनर ट्रायगोनल, जैसे ये पंखा है। इस पंखे को भी आप यही प्लेनर शेप है और इसके तीनों पर एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है एंड दीज एंगल्स आर 120। तो ये बनेगा प्लेनर ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर, ये दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं, और एंगल होगा 112। तीसरी बात है, तीसरी पॉसिबिलिटी 1s एंड 1p ऑर्बिटल। तो अभी शायद आप खुद भी लिख लें। आप कहेंगे, इसको कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 2 ही होंगे, 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और उसमें चूंकि दोनों का हिस्सा बराबर है तो 50% s और 50% p कैरेक्टर। और जब सिर्फ 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहने के लिए they should form linear structure with angle 180। These are the 3 simple possibilities for hybridization involving s and p orbitals। अब चूंकि सिर्फ एक बात रहती है इसमें और वो ये है कि जब हर एटम में 3p ऑर्बिटल होते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लें और कभी एक। तो वो क्या चीज होगी कि कोई ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा। मैंने कहा सिंपल सी बात है, आपने कहा हाइब्रिडाइज वो ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। अब अगर कोई ऑर्बिटल खाली है तो इसका क्या मतलब है, वहां कुछ नहीं है। जब वहां कुछ नहीं है तो उसको क्यों रिपेल करेंगे आप? खाली जगह को, स्पेस को तो कोई रिपेल नहीं करेगा। इसका मतलब अगर किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको पता चले कि उसके लास्ट ऑर्बिट में पी जेड में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर पी जेड ने हाइब्रिडाइजेशन क्यों करनी है? नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन है मगर पाई बॉन्ड बना है। तो हमने आपको आगे भी और तफसील से बताएंगे, पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं वो उस प्लेन पे नहीं होते जिसपे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उससे परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब है उनके इलेक्ट्रॉन्स को कोई डायरेक्ट रिपेल नहीं कर रहा। तो सीधी सी बात है, जिसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल ना कर रहे हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन है ऑल ऑर्बिटल्स of the last orbit must involve in hybridization except लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है सब में करनी है हाइब्रिडाइजेशन, सिवाय किस किस के? अगर कोई ऑर्बिटल एम्प्टी होगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, और अगर कोई पाई बॉन्ड बना रहा ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन पाई। ये हमारे लिए अब बहुत जरूरी स्टफ है जिस वक्त लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद है, यू नीड टू राइट डाउन दी स्ट्रक्चर, पूरा एक पेज लिख देते थे। अभी भी ऑर्गेनिक को लिखेंगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन वेरिएबल। तो अब वो तो नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? द रूट्स, खासतौर पर ये डेटा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल हैं, उसमें एस का हिस्सा कितना है, पी का कितना है, शेप क्या कहलाता है, ये क्या है। और अब जो हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल हैं उनमें से कौन किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है और उसका क्या शेप करता है, ये हमें सिर्फ अब डेटा चाहिए, हमें लिखना तो है नहीं, एक्सप्लेनेशन देनी नहीं है।
तो ये काम अब हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तो दिस विल बी फिनिश नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।